आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 2 लाइन बाय लाइन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सीन 2 शुरू होता है एक कैंप से और कैंप लगा हुआ है फॉज में। फॉज एक जगह का नाम है स्कॉटलैंड में। ये जगह इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज यहाँ पे किंग डनकन का कौसल बना हुआ है। कौसल मतलब महल। तो फॉज के पास कैंप लगा हुआ है। अलार्म वदन, अलार्म का मतलब है यहाँ पर अलार्म से। आप सबने देखा होगा पुराने ज़माने में जब भी राजा महाराजा एंट्री लेते थे तो ढोल नगाड़ा बजता था या शोर आता था, राजा आ रहे हैं या राजा पधार रहे हैं। सेम यहाँ भी वही हो रहा है। अलार्म बज रहा है क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो रही है डनकन, मैल्कम, डोनाल्डबेन, लैनक्स विद अटेंडेंट्स मीटिंग अ ब्लीडिंग सार्जेंट। सार्जेंट कहते हैं हाई रैंकिंग सोल्जर्स को। कुछ ओल्ड एडिशंस में आपको सार्जेंट की जगह कैप्टन लिखा मिलेगा। सार्जेंट खून में सना हुआ है, घायल है और ऐसी कंडीशन में वह किंग डनकन से मिलेगा। आपको बता दूं, किंग डनकन के साथ ये जो दो मैल्कम और डोनाल्डबेन है, ये किंग डनकन के बच्चे हैं, बेटे हैं। और लैनक्स स्कॉटलैंड का नोबल मैन है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, आपको पता लगेगा इनके बारे में। किंग डनकन आके पूछता है, डनकन, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? ही कैन रिपोर्ट हैज समिट बाय हिज फ्लाइट ऑफ द रिवॉल्ट द न्यूएस्ट स्टेट। डनकन कहता है, ये कौन है खून में सना हुआ आदमी? इसको देखकर लग रहा है कि ये हमें बता देगा कि जंग में क्या चल रहा है, कैसी कंडीशन है वहां पे। लुक, सार्जेंट घायल है, खून में लथपथ है, जंग लड़कर आया है, पता होगा उसको लड़ाई में क्या हाल है। द न्यूएस्ट स्टेट का मतलब यहाँ पर नए स्टेट से नहीं है, बल्कि स्टेट में नया क्या चल रहा है या स्टेट के क्या हाल चाल है, क्या चेंजमेंट है, लड़ाई कहाँ तक पहुंची और लड़ाई में क्या हो रहा है। सार्जेंट को देखकर डनकन कहता है, या खून में लथपथ आदमी कौन है, ये तो हमें रिपोर्ट कर सकता है, इसको तो पता ही होगा कि वहाँ क्या कंडीशन है, स्टेट की हमारे क्या कंडीशन है। मैल्कॉम, this is the sergeant who, like a good and hardy soldier, fought against my captivity. मैंने बताया था आपको, मैल्कॉम किंग डनकन का बेटा है, बहादुर लड़का है, ये स्मार्ट भी है, लोग पसंद करते हैं इसको। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो मैल्कॉम अपने फादर से कहता है, यानी किंग डनकन से कहता है, ये सार्जेंट हैं जिन्होंने बहुत ताकत से और एक बहादुर सोल्जर की तरह लड़ाई की और मुझे कैद से बचाया है। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी का मतलब है मेरी कैद के खिलाफ, मतलब मुझे बंदी बना रहे थे लेकिन मेरे लिए बहुत बहादुर तरीके से लड़े सार्जेंट। इसका मतलब मैल्कॉम भी लड़ाई के मैदान में उतरा था और सार्जेंट ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो उसको पकड़ लिया जाता और आज वो दुश्मनों की कैद में होता। हेल ब्रेव फ्रेंड, हेल ब्रेव फ्रेंड का मतलब है शाबाश बहादुर दोस्त। Say to the king the knowledge of the broil as thou didst leave it. ब्रॉयल का मतलब है यहाँ पर लड़ाई से। तो कहता है, बताओ किंग डनकन को कि तुम क्या जानते हो लड़ाई के बारे में। जब तक तुम जख्मी नहीं हुए थे, मैदान की जंग को नहीं छोड़ा था, तब तक की कंडीशन बताओ। जो कुछ भी वहां देखा था तुमने, जो कुछ भी तुम्हारे सामने हुआ था, वो सारी चीजें तुम किंग डनकन को बताओ। अब यहाँ पर सार्जेंट बात करेगा और सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई देगा, उनको बताएगा कि वहां पर लड़ाई के मैदान पे क्या चल रहा था। सार्जेंट, doubtful it stood
as to spent swimmers that do cling together and choke their art. ये important lines हैं, ध्यान से समझना इनको। सार्जेंट कहता है किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब लड़ाई जो हो रही है वह बराबरी की हो रही है, कुछ नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसी लड़ाई हो रही थी वहां पे मानो एकदम कांटे की टक्कर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को। एज टू स्पेंट स्विमर्स, स्पेंट का मतलब यहाँ पर है कि उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, सारी ताकत लगा चुके थे दोनों बच अपनी सारी ताकत लगाकर एक दूसरे को डुबोने में लगे हुए थे। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है स्विमर्स का। सार्जेंट कहता है दो थके हुए स्विमर्स एक दूसरे को दबोच रहे थे, एक दूसरे की स्विमिंग को खराब कर रहे थे ताकि कोई एक बचे और दूसरा डूब जाए। चोक देयर आर्ट का मतलब है स्विमिंग को खराब करना। स्विमिंग यहाँ पे एक आर्ट की तरह यूज की गई है। स्विमर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों थक गए थे, एक दूसरे की स्विमिंग को खराब कर रहे थे ताकि कोई एक जीत जाए और दूसरा हार जाए। The merciless MacDon world were to be a rebel for to that the multiplying wellness of nature do swarm upon him। आपको बता दूं मैकडोन वर्ल्ड रेबल है, विरोधी है, दुश्मन है, यही किंग डंकन के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो सार्जेंट कहता है कि बेरहम मैकडोन वर्ल्ड रेबल बनने के ही लायक है। फॉर टू दैट का मतलब है बिकॉज ऑफ दैट, वजह से। इसका जो दुष्ट नेचर है वह बढ़ता ही जा रहा है, मक्कारियां बढ़ती ही जा रही हैं। जिस तरह से मक्खियां गंदगी से अट्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया भर की मक्खियां, मक्कारियां मैकडोन वर्ल्ड से अट्रैक्ट हो रही हैं। दुष्टपन इसके अंदर आता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। द मल्टीप्लाइंग वैलनेस का मतलब है कि नेचर में जितनी भी दुष्ट चीजें हैं, द मल्टीप्लाइंग वैल्यूज ऑफ नेचर का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी सारी दुष्ट बुरी चीजें हैं। स्वाम, स्वाम का मतलब है झुंड, जैसे मक्खियों का झुंड। कुल मिलाकर सार्जेंट ये कहना चाहता है कि मैकडोन वर्ल्ड बहुत दुष्ट होता जा रहा है, दुनिया भर का दुष्टापन इसके अंदर आ रहा है। From the western isles of Thames and gallowglasses is supplied। केम्स कहते हैं उन सिपाही को जो पैदल होते हैं, जिनके पास घोड़ा नहीं होता है, भाला होता है, तलवार होती है। आपने देखा होगा ये पैदल सिपाही हमेशा लड़ाइयों में आगे खड़े होते हैं, इनके हाथ में भाला और तलवार होती है, मोस्टली मूवीज में ये दिखाया गया है। गैलो ग्लासेस होते हैं मशीनरी वॉरियर्स। मशीनरी वॉरियर्स उनको कहते हैं जिनको पैसे से मतलब होता है। ये घुड़सवार होते हैं, काफ़ी अच्छे वॉरियर्स होते हैं ये, मगर इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इन्हें जो पेट करता है बस ये उन्हीं के साइड से लड़ाई करते हैं। इस लाइन का यह मतलब है कि मैकडोन वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं फुट सोल्जर्स मीन्स केम्स एंड हॉर्समैन गैलो ग्लासेस। और ये सिपाही आए कहाँ से हैं? वेस्टर्न आइल्स से। वेस्टर्न आइल्स का एरिया कहलाता है हाइब्रिड्स, और ये सपोर्ट कर रहे हैं मैकडोन वर्ल्ड को। And fortune on his damn quarrel smiling showed like a rebel whore। फॉर्च्यून का मतलब है यहाँ पर लक से, होर का मतलब है प्रोस्टिट्यूट से। इस लाइन का मतलब यह है कि जो लक है ना वो मैकडोनल्ड के साथ में थी, और लक बेरहमी के साथ मुस्कुरा रही थी अपने दुश्मनों को देखकर।
मानो लक मैकडोनल्ड की प्रोस्टिट्यूट हो, मानो लक की जिम्मेदारी हो कि वह उसे प्लेजर दे, उसका ध्यान दे। ऐसा लग रहा था कि किस्मत मैकडोनल्ड की गुलाम हो। But all's too weak for Ray Macbeth. Well, he deserves that name. लेकिन सब कुछ बेकार था बहादुर मैकबेथ के सामने। मैकडोनल्ड ने भले सिपाही बुलाए हो, लक उसके साथ हो, लेकिन बहादुर मैकबेथ के सामने ये सब कुछ बेकार था। बहादुरी का टाइटल मैकबेथ डिजर्व करता है, उसने बहादुरी को कमाया है। कहने का मतलब यहाँ पर कि मैकडोनल्ड ने भले इस लड़ाई को जीतने के लिए बाहर से सिपाही बुलाए हो, उसके साथ किस्मत रही हो, मगर फिर भी मैकबेथ के सामने ये सब कुछ फीका था। Disdaining fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution like Valor's minions carved out his passes, still he faced the slab. कहता है मैकबेथ की तलवार ने लक के आगे झुकने से मना कर दिया। वो तलवार जो खून में सनी हुई थी, अब वो तलवार अपना रास्ता बना रही थी। दुश्मनों को काटते हुए वो अपने दुश्मन को लगातार काटे जा रही थी और मैकबेथ के लिए रास्ता बना रही थी। मैकबेथ ने तब तक लोगों को मारा जब तक उसकी मुलाकात मैकडोनल्ड से नहीं हो गई। Which never shook hands nor bade farewell to him till he unseamed him from the knee to the chaps and fixed his head upon our battlements. कहता है मैकबेथ और मैकडोनल्ड एक दूसरे को देखकर रुके भी नहीं। उन्होंने थोड़ा पॉज भी नहीं लिया, ना ही हाय हेलो किया। मैकबेथ ने तो फटाफट से मैकडोनल्ड के पेट से लेकर उसके जबड़े तक चीर कर रख दिया और उसके सर को उतारकर हमारे कासल पर टांग दिया। आपने देखा होगा मूवीज में जब भी दो योद्धा आपस में सामने आते हैं तो थोड़ा सा पॉज होता है, कुछ डायलॉग बाजी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था। इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, स्पेशली मैकबेथ ने मैकडोनल्ड को चीर कर रख दिया और फिर उसका सिर अपने कौशल पर लगा दिया। मैकबेथ यह दिखाना चाह रहा था कि जो भी हमारे अगेंस्ट जाएगा, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम मैकडोनल्ड की तरह ही होगा। और अभी तक यहाँ पर मैकबेथ आया नहीं है इस ड्रामे में, सिर्फ उसकी बातें हो रही हैं, जिससे यह पता चलता है कि मैकबेथ कितना खतरनाक, कितना बहादुर और एक खूंखार योद्धा है, जिसने लक को भी हरा दिया। अब इस पार्ट का नेक्स्ट सीन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।